नमस्कार। आइए चर्चा की जाए हिंदी कथा साहित्य में आंचलिक कथा साहित्य के जनक फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी रसप्रिया की। इस कहानी में विलुप्त होती जो आंचलिक संस्कृति है, जो लोक कलाएं हैं, उनको जीवंत रखने के लिए किस प्रकार एक मृदंगिया है, वह प्रयासरत है, बेचैन है। उसकी बेचैनी को इस कहानी में दर्शाया गया है, जिसका शीर्षक है रसप्रिया। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी अंगुली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है न? ऐं? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ, नहीं, तुमने कहाँ सुना बे? बेटा, कहते कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुढ़े को घेर कर, मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा, इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा। बच्चे खुश हो गए थे। 1, 2, 2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों, ठीक है न बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ है ही, कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिश्र से छोटे लड़के ने साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो मृदंगिया। हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लज्जता है और थेथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है, मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धातिंग धातिंग बड़ी मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भांति से जैसी आवाज़ निकलती है, वैसी ही आवाज़ सोए सोए। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ उपनयन, मुंडप छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्पतिया मंडली की बुलावट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी सुंदर, सलोना और सुरीला रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे?
अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने। हे मोहना, बैल भागे, एक चरवाहा चिल्लाया। रे मोहना, पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा, कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है बार बार। खटमिठा पाट, पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम लोग हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे। मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया, विदापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगिंदर झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विदापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी थी। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में बारहमासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। हाँ रे हल जोते हलवाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर। एही पंथे धनी मोरा हेरूसल। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है। कातर स्वर में उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी। टी टिहिक, मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा। आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा जदा ही। मैथिली ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुँह से जन्म अवधियम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूल गायन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए, ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है न? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह, न छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचकौड़ी गुणी आदमी है। दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए वह गाता था, नाचता था। 1 सप्ताह में ही नया लड़का भांवरी देकर परवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था।
नाच और गाना सिखाने में कभी उसे कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है, अरे जाचक कहो या दस दुआरी, चोरी डकैती और आवारा गर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसपिरिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहन न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहन की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है, धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है, पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है, एक झुंड बच्चों का बाप। धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोज्यान्नों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी, चानमार पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को भी घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गरम पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गरम पानी, तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गरम पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे, तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्तल पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। आओ खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता, और अपना बच्चा हूँ, अपना पराया। अब तो सब अपने सब पराए। मोहन, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया ने के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ऐस साला, मारेंगे वह तमाचा की। गाली क्यों देते हो? मोना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिहकारी भरी, टिहीं टिंग टिंग। मोहना मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो। भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह।
मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टी 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 टिक टिक। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़ वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय? कौन है यह लड़का? कौन है यह मोना? रमपतिया भी कहती थी डायन ने बाण मार दिया है। मोना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करैला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करैला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिश्र के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद हैं। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गिरगिरी करता है चोट्टा, गुरुगिरी करता है चोट्टा। रमपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूटकर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पर्दों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नवय अनुरागी निराधा किछु नहीं मानय बाधा। मृदंगिया मूल गैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रमपतिया के चुमावना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूल गैन नहीं हो सका कभी, मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, एस साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। दाहिने पूरे पर लावा फरही फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके में से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिली में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया।
बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रमपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पंचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी बातें काटी हैं, कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कुछ कहा। टिंग टिंग टेहक, एस साला। उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर अंगुलियां नचाने लगा। तेरी धानी गिद्धिनिता पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका। बीच में ही ताल टूट गया। अकहे हा सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी अंगुलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगीं। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक? झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! नदी बह नयन कनीर, आहो पलली बहे ताहि तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थीं और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थीं। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रहकर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता। फोए फोए सोए सोए, धीर नागी धिनता, दोहर समयतन गुण नहीं और, लागल दुहुक भांगय जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हांफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां, उफ! मृदंगिया धम्म से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल, किससे सीखे, कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो, अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है।
बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है और तुम नौकरी करते हो। किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया, उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है, कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था, बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास? किसके मुंह में न बोल न आँख में लोर, मंडली में गठरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली में से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों में टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया है? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया है? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना। खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की काली खौर गर्म हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तमाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ में बांध ले, माँ से कुछ मत कहना। अरे हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। मैं महाभिकारी 10 दुआरी हूँ, जाचक, फकीर। दवा से जो पैसे बचें उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। रे मोहना, रे हे, बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना, रे हे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो, मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलु मन ससुरार जइबे हो रामा, किया हो रमा, नैहर में अगिया लगायब रे की। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया। वह आया है? आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है, कहता था। इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल?
उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी। बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार, जो उसके साथ फिर कभी गया, 10 दुआरी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुंकारती जाएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश, तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धा तिंग धा तिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटकाकर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। धा तिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है, धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धा तिंग कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा, मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा।